गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम 11वीं की गणित के अध्याय क्रमांक 1 की प्रश्नावली 1 की बात करने वाले हैं। जो आपका पहला पार्ट है 11th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, वो है सेट्स मतलब समुच्चय। आज हम इसकी प्रश्नावली 1.1 को एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में हमें सीखना क्या क्या है। हमें इसमें नॉलेज लेनी है समुच्चय क्या है, सेट्स क्या कहलाते हैं, समुच्चय क्या कहलाते हैं, रोस्टर रूप क्या होता है, समुच्चय का रोस्टर रूप क्या होता है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। आप केवल इन 3 चीजों को सीख लेंगे तो आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है आपसे उसके सारे के सारे सम्स बनने लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम समुच्चय से कि समुच्चय क्या कहलाता है। इसकी थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए कि वास्तव में सेट्स होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे कि सेट वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि समुच्चय में, सेट में हम किसी चीज के समूह के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, अब एक ऐसे समूह को समुच्चय कहा जाता है जिस समूह का आप नाम रख सकें, जिस समूह का कोई नाम हो, ताकि अगर हम उस नाम को बस पुकार दें तो उस समुच्चय के बारे में हमें पता चल जाए। ऐसे समूह को हम समुच्चय कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में से बोलें तो हम कह सकते हैं एक सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहा जाता है, अर्थात एक ऐसा समूह जिसे हम परिभाषित कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपसे कहा कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप या समूह, क्या बोला, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का एक समूह। तो केवल हम एक सेंटेंस बोल के, उसका केवल एक नाम बोल के हम किसी स्कूल के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों को संबोधित कर पाए, उन तक अपना मैसेज पहुंचा पाए, तो ऐसे समूह को हम समुच्चय के अंतर्गत पढ़ेंगे और उसे समुच्चय कहते हैं। देखिए, जैसे अगर मैंने बोला कक्षा 11वीं के विद्यार्थी अपनी एक पंक्ति अलग बना लें, तो भले ही वहां पे 500 स्टूडेंट्स खड़े हों, मेरा इंस्ट्रक्शन उन विद्यार्थियों को साफ साफ समझ में आ जाएगा कि यह बात कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए कही गई है, और वो अपना एक समूह चुनकर अलग से एक पंक्ति बना लेंगे, एक समूह बना लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, समुच्चय। तो समुच्चय मतलब एक समूह, और कैसा समूह, जिसे हम सुपरिभाषित कर सकें, एक ऐसा समूह जिसका हम नाम ले सकें। ओके, आप सोचिए अगर मैंने बोला किसी कक्षा के अंदर जाके इस कक्षा में सभी लंबे विद्यार्थी अलग हो जाएं, तो क्या यह सुपरिभाषित समूह होगा? नहीं। क्यों? अगर मेरी नजर में मैं किसी को लंबा बोलता हूं कि बच्चा लंबा है, इसकी हाइट सही है, और कोई बोलता है नहीं, इसे हम लंबे की श्रेणी में नहीं लेंगे, तो जहां पर कोई तर्क उत्पन्न हो सके वहां पे समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय मतलब एक सुपरिभाषित समूह जिसके बारे में हम स्पष्ट रूप से जानकारी दे सकें। जैसे कि मैंने बोला, मैं समुच्चय बोलता हूं, एक समूह बोलता हूं, और आप उसके अंदर के सभी अवयव ऑटोमेटिक बता दोगे। मैंने बोला अंग्रेजी के वॉवेल्स का सेट, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समूह, तो आप पता चल जाएगा कि हम ए ई आई ओ यू की बात कर रहे हैं, तो ये समुच्चय होगा, अंग्रेजी के स्वर का समुच्चय। ओके, मैंने बोला 10 से छोटी सभी सम संख्याएं, तो आप तुरंत बता देंगे कि हम 2, 4, 6, 8 की बात कर रहे हैं। ओके,
तो हमने आपसे बोला था 10 से छोटी सम संख्याएं या 10 से छोटी धनात्मक सम संख्याएं, तो आपको पता चल गया ना इनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा एक समूह जिसे आप बोलकर बता सकें, जिसका आप नाम रख सकें, जिसे आप परिभाषित कर सकें, वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। तो ये है समुच्चय, मतलब एक समूह की, एक सेट की बात करेंगे और वो पूरी तरह से सुपरिभाषित होगा, उसे हम परिभाषित कर सकेंगे। ओके, अब देखें सबसे पहली बात समुच्चय। तो कुछ बेसिक सी चीजें याद रखिए, हमेशा समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाया जाता है, जैसे समुच्चय ए। ओके, हमने बोला समुच्चय बी, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू। देखें जरा, हां, समुच्चय को लिखते किस प्रकार से हैं? इस कोष्टक में। समुच्चय को हमेशा मंझले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। अब समुच्चय को लिखते कैसे हैं? इसके अंदर उसके अवयव रहेंगे। अगर जैसे हमने बोला ए कोई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, वॉवेल्स का समुच्चय है, तो ए इज इक्वल टू समुच्चय में जितने भी अवयव रहते हैं, उसके एलिमेंट्स रहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जो इसके अंदर आएंगे तो ये कहलाएंगे एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं ऑफ सेट ए। ई आई ओ यू आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसके अवयव हैं, तो इन्हें अवयव बोलते हैं। तो समुच्चय के अवयवों को इस मंझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है हमेशा, ना कि छोटे और बड़ी कोष्टक के अंदर। तो इस प्रकार से अपन समुच्चय लिखते हैं, इन्हें समुच्चय के अंदर के अवयव कहते हैं। अब दूसरी बात हमें जो सीखनी है वो क्या है? हमें यह सीखना है कि रोस्टर रूप क्या कहलाता है। तो जरा देखिए, बहुत ही ज्यादा आसान है समुच्चय को उसके अवयवों के रूप में लिखना। समुच्चय को उसके अवयवों के रूप में पंक्तिबद्ध करके सुव्यवस्थित ढंग से, सही ढंग से लिखना उसका रोस्टर रूप कहलाता है। जैसे मैंने बोला 15 से छोटी सभी विषम संख्याओं का समुच्चय लिखिए। 15 से छोटी विषम संख्या तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने क्या बोला था? 15 से छोटी। ओके, जरा देखें, तो इस रूप में समुच्चय को लिखना रोस्टर रूप कहलाता है। यह समुच्चय का कौन सा रूप लिखा है? यह समुच्चय का रोस्टर रूप लिखा है। ओके, जब आप आगे सवाल करेंगे तो आपको और बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप को देखें कैसे लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण रूप कहलाता क्या है? देखें जरा, समुच्चय निर्माण रूप का मतलब होता है कि हमें उनके अवयवों को लिखना नहीं है, अवयवों को डिफाइन करना है। क्या करना है? अवयवों को डिफाइन करके ब्रैकेट के अंदर लिखना है, उनको परिभाषित करके बताना है, उनको बोल के बताना है। अवयवों को डायरेक्ट नहीं लिखना। जैसे कि सबसे पहले चलें देखें जरा, अगर हमें समुच्चय निर्माण रूप बनाना है काय का 10 से छोटी या 10 तक की सम संख्याओं का, चलो मान लेते 10 तक की सम संख्याओं का। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे इस कोष्टक के अंदर ही, चाहे रोस्टर रूप हो चाहे समुच्चय निर्माण रूप हो। तो जरा देखें, x मतलब क्या हो गया? इसके अवयवों को हमने x बोला। अवयवों को क्या बोला? जितने भी अवयव आएंगे उनको क्या बोला मैंने? x। इसके अंदर के अवयवों को x बोला। और x किस प्रकार होंगे? तो यहां पे कॉलन के साइन से हम बताते हैं x सच दैट इस प्रकार होगा कि x एक सम संख्या है। क्या है? x एक, यहां पे हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, उसे पूरा परिभाषित करना है। x इस प्रकार है कि x एक सम संख्या है। ओके, लेकिन हमें सम संख्या कैसी चाहिए? हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, धनात्मक सम संख्याओं की बात कर रहे हैं और 10 तक की सम संख्या। तो हम यहां पे एक कंडीशन लिख देंगे कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 0 के इक्वल
ओके, और 10 से छोटी होगी, 10 से क्या होगी, लेस होगी। तो यहां पे हमने एक कंडीशन दे दी। तो जब समुच्चय को हम इस रूप में लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। तो अब चलेंगे अपन प्रश्नावली 1.1 पे, और केवल 10 से 15 मिनट में आपकी सारी की सारी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न बोलता है बताइए निम्न में से कौन समुच्चय हैं, और जो समुच्चय हैं तो अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो सारे के सारे प्रश्न हमने व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने लिख दिए हैं। जरा पहला प्रश्न पढ़ते हैं। जे अक्षरों से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। एक बात बताइए, क्या आप इसका आंसर सोच पाए क्या होगा? क्या आप इसका आंसर लिख सकते हैं? क्या आप आंसर बना सकते हैं? अगर आप आंसर लिख सकते हैं तो यह एक समुच्चय होगा, क्योंकि वह बोलकर आपको समझा सका, उसको सुपरिभाषित कर सका। तो जैसे जनवरी है, जून है और जुलाई है। ओके, तो ये क्या है, वर्ष के वो महीने हैं जिनका नाम जे वर्ड से स्टार्ट होता है, जे लेटर से स्टार्ट होता है। ओके, तो जो पहला है ये समुच्चय होगा। चलें दूसरे को पढ़ते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भैया जितने आदमों से आप ये करने के लिए बोलोगे 10 जन के नाम अलग अलग ही होंगे। क्यों? किसी की नजर में कोई प्रतिभाशाली है तो किसी की नजर में कोई प्रतिभाशाली है। हम आपको बता चुके हैं जहां पे तर्क की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो वो समूह समुच्चय नहीं होगा, तो ये समुच्चय नहीं है। हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि यही 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं। ओके, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, इसे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। भैया हमारी नजरों में तो भुवनेश्वर कुमार भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, हम तो उसको भी लिख देंगे, आप उसे नहीं देंगे स्थान, तो यह भी एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि सुपरिभाषित संग्रह नहीं बनता। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, 11वीं कक्षा के बालक एक साइड खड़े हो जाओ। बिल्कुल सीधी बात है कि एक संग्रह ये समुच्चय होगा, क्योंकि उस बात को आप पूरी तरह बता चुके। आप बोलेंगे तो क्या कोई और बच्चे खड़े होंगे, हम बोलेंगे तो क्या कोई और बच्चे खड़े होंगे। कक्षा 11वीं इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो सभी उसके बालक अलग खड़े हो जाएंगे। ओके, मतलब ये एक समुच्चय है, सुपरिभाषित समूह है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, समझ ही गए होंगे समुच्चय होगा। 100 से कम मतलब 1 से नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक, तो हमें 100 से कम चाहिए तो 1 से लेकर 99 तक परिभाषित हो जाएगा। ओके, मतलब यह एक समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो जितने भी उपन्यास लिखे हैं लेखक प्रेमचंद्र जी द्वारा, उनका हम एक सूची बना सकते हैं। जब हम एक सूची बना सकते हैं तो सुपरिभाषित समूह है, आप उनको बोलकर बता सकते हैं। सभी सम संख्याओं का, बिल्कुल सभी सम संख्याओं का संग्रह बनाया जा सकता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेकर इन्फिनिटी तक एक सुपरिभाषित समूह है। आप बोलकर बता पाए, उसका एक नाम ले पाए और सभी लोग उसका एक ही आंसर देंगे, यह एक समुच्चय होगा, एक सुपरिभाषित समूह है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय होगा। इस अध्याय में कितने प्रश्न आए हैं उनकी एक सूची तैयार की जा सकती कि नहीं की जा सकती? ओके, इसमें कोई तर्क का विषय तो नहीं है। अगर जो अध्याय 1 में आया है तो आया है, नहीं आया है तो नहीं आया है। अध्याय 3 के प्रश्न को उठाकर तो आप तर्क करने नहीं लगेंगे कि एक अध्याय 1 का प्रश्न है, वो नहीं है 1 का। मतलब हम केवल एक वाक्य के द्वारा आपको सभी अवयवों के बारे में जब बता पाए तो वह समुच्चय होगा। इस अध्याय तो यह समुच्चय होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो किसी की नजर में कोई खतरनाक जानवर है, किसी की नजर में कोई, तो 10 सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय एक सुपरिभाषित समूह नहीं है।
कभी किसी को स्थान मिल जाएगा, कभी किसी को स्थान। आप इस सेंटेंस के माध्यम से इस वाक्य को आप बोल करके पूरी तरह से बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब उसको आप परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं तो वो समुच्चय नहीं होगा, तो ये समुच्चय नहीं है। तो देखें जरा, आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि इनमें से कौन सा समुच्चय होगा और कौन सा समुच्चय नहीं होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। चलिए देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है। मान लीजिए ए, हमने आपको बताया था समुच्चय को बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है, तो ए इज इक्वल टू, ए एक समुच्चय है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब आपके लिए यहां पे कुछ खाली स्थान, ब्लैंक्स, रिक्त स्थान दिए गए हैं और उनमें आपको उपरिक्त प्रतीक, चलो जरा इसके बारे में चर्चा कर लें। इसका नाम होता है एप्सिलॉन। ओके, ये कब यूज होता है वो भी आप जरा जान लें। एप्सिलॉन बोलते हैं, बिलोंग्स टू भी पढ़ते हैं। जरा देखें, यह बताता है कि कोई किसी समुच्चय का अवयव है कि नहीं है, एलिमेंट्स है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए इस समुच्चय के अंदर 2 आया है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब जो 2 है वो समुच्चय ए से आता है, समुच्चय ए में है, समुच्चय ए से बिलोंग करता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बिलोंग्स टू। ओके, एप्सिलॉन भी बोलते हैं। और याद रखिए, जरा अपन और सरल कर दें कि बातें हमें समझ में आने लगे, हम इसको एलिमेंट या अवयव बोल सकते हैं। 2 एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे पढ़ दें, 2 एलिमेंट ऑफ ए, समझ में आ जाएगा कि 2 है वो ए का अवयव है, पता रहेगा, हमेशा अवयव के लिए बताता है। जरा देखें, तो अब हमें यही रिक्त स्थान को पूरित करना है। पहला देखें, 5 ब्लैंक ए, तो इसका मतलब हो गया एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया एलिमेंट नहीं है। तो 5, क्या इसके अंदर 5 आया है, ये है 5, ए के अंदर ही है ना, तो 5 एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या हम इसको एलिमेंट पढ़ रहे हैं अभी, तो 5 एलिमेंट ऑफ ए, 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, 8, इसके अंदर क्या 8 है, अरे भैया जो समुच्चय ए है उसका कोई अवयव 8 है क्या, नहीं है, तो अवयव नहीं है। 8 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। 0, क्या 0 इसका अवयव है, जब नहीं है तो लो अवयव नहीं है, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 4, क्या 4 इसके अंदर बताया है, हाँ ये है 4 इसके अंदर, 4 एलिमेंट ऑफ ए। 2 है क्या, बिल्कुल है, 2 एलिमेंट ऑफ ए। 10 है क्या, है, नहीं है, आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ओके, 10 डू नॉट बिलोंग्स टू ए से बिलोंग नहीं करता है, बनेगा, बहुत सरल है। तो जब अवयव है तो इस साइन को लगाएंगे, जब नहीं है तो इसको लगाएंगे, ये कहलाते हैं अवयव। आप बड़ी आसानी से देखकर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यहां से हम 2 चीजें सीख लेंगे कि रोस्टर रूप क्या है। हम पहले बता चुके हैं, जब समुच्चयों को उसके अवयवों के रूप में लिखा जाता है, समुच्चय के अंदर उसके अवयवों को लिखा जाता है, तो उस रूप को रोस्टर रूप बोलते हैं। ये बच्चों आपके सामने जो लिखा है इसे अपन बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। जरा देखिए, आंसर की ओर चले अपन। ए कोई समुच्चय है, ए किस प्रकार है कि उसके अवयव, हाँ जो x है ये बता रहा है x, ए के अवयवों को। ए के अवयव के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो कौन है, x। तो x, उसके बाद ये जो कॉलन लगा है उसके बाद x के गुणधर्मों को लिखा जाता है। तो जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इसे समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। x कॉलन है, फिर x के गुणधर्मों को,
जहां x अवयवों के बारे में हमें बता रहा है। x मतलब अवयव। देखें जरा, x इसको हम पढ़ते हैं इस प्रकार है कि x सच दैट, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो एक पूर्णांक है और ऋण 3 जो x का वैल्यू है वो ऋण 3 से बड़ा है। गौर से देखो, ऋण 3 के बराबर नहीं लिखा, बराबर लिखा होता तो नीचे ऐसे साइन लगा होता, नहीं लगा ना, तो बराबर नहीं है। और 7 से छोटा है। चलें देखें, तो इसका जो आंसर होगा a इज इक्वल टू रोस्टर रूप। बेटा 3 से बड़ा है मतलब -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। दिख रहा पा रहे हैं ना आप लोग को, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। 7 क्यों नहीं लिया? x का वैल्यू 7 से छोटा है, इक्वल नहीं है, वो हो गया उसका रोस्टर रूप। देखो अब जरा इसका b का रोस्टर रूप लिखें, कितना आसान होगा। b कोई एक समुच्चय है, उसके अंतर्गत जो अवयव आए हैं उसको डिनोट कर रहा है x, और x कैसा है? x किस प्रकार है? x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब 1 से स्टार्ट होती हैं, 6 से कम। माइंड में ही आंसर आ गया होगा कि इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से कम है। 0 भी नहीं आएगा क्योंकि प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। तीसरा क्वेश्चन जरा देखें अपन, d इज इक्वल टू, ओके, d समुच्चय का रोस्टर रूप क्या होगा? x, फिर वही अवयवों को बता रहा है। x का गुणधर्म क्या है? किस प्रकार है x? x एक अभाज्य संख्या है। जो भी उत्तर आएंगे वो अभाज्य संख्याएं होंगी। जो संख्या 60 की भाजक है, मतलब जिस अभाज्य संख्या से 60 में भाग चला जाए, ऐसी अभाज्य संख्या आपको d समुच्चय के अंदर लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम 60 के भाजक सोच लें। 1 तो वो एक स्पेशल नंबर है, नहीं लिख सकते। 2, 60 एक सम संख्या, 2 से भाग चला जाएगा, 2 लिख सकते क्या? बिल्कुल। 2 एक अभाज्य, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे, ऐसी संख्या जिसमें 1 और खुद के अलावा किसी और दूसरी संख्या से भाग नहीं जाता। और बात करें क्या? 3 से 60 में भाग चला जाता है, बिल्कुल। 3 दूनी 6, तो 3 वो भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद बात करें 4 से भी चला जाता है, लेकिन 4 में 2 का भाग जाता है, तो 4 अभाज्य नहीं है। उसके बाद बात करें अपन 5, तो हाँ 5 फिर से 5 का 12 बार टेबल पढ़ने से 60 आता है, और 5 एक अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद 6 से जाता है, बिल्कुल जाता है 6 से, लेकिन वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। 6 के बाद 10, तो 10 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 12 अभाज्य संख्या नहीं है। 20, तो फिर उसके बाद जाएगा 30 जो कि एक अभाज्य संख्या नहीं, हाफ पर पहुंच गए। तो डी के आंसर होंगे 2 3 5। 2 3 5 ऐसी संख्या हैं जो अभाज्य हैं और 60 के गुणनखंड हैं, मतलब इन संख्याओं से 60 में भाग चला जाता है। तो ये हो गया आपके चौथे का आंसर। इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सा इसको, हाँ, प्रश्न नंबर 3 के सारे क्वेश्चन अपन ने यहां पे नहीं लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन आप अपनी बुक से खुद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्यों यहां पे लिखा? कभी भी याद रखिए, समुच्चय के अंदर एक ही अवयव 2 बार नहीं आता। समुच्चय के अंदर हर एक अवयव अद्वितीय रहता है, एक अवयव दोबारा नहीं आता। तो जरा देखें, जरा हम, इनने बोला है ई एक कोई समुच्चय है और ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आप लिखिए ई के रूप में। तो ई जो सेट है वो काय का है? ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स आते हैं उनका समुच्चय। तो बेटा टी आता है, कॉमा जरूर लगा दीजिएगा वरना स्पेलिंग पूरा एक साथ लिख दें। आर आता है, आई आता है, जी आता है, ओ आता है, एन आता है, फिर से ओ आता है लेकिन इसमें नहीं आएगा। ओके, मैंने आपको क्या बता दिया है कि समुच्चय के अंदर
कोई भी अवयव 2 बार नहीं आएगा। तो अब इस O को नहीं लेंगे, M को लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे M को। E को लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे। T को लेंगे? नहीं, एक बार आ चुका है। R को लेंगे? नहीं, एक बार आ चुका है। Y को लेंगे। ओके, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी शिकायत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर टाइप कीजिएगा। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो आप उसको भी टाइप कीजिएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ओके, ये है आपका प्रश्न नंबर 3। अब इसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने है और प्रश्न में रोस्टर रूप हमें दिए गए हैं और समुच्चय निर्माण रूप हमें लिखने हैं। ओके, तो जरा देख इनके समुच्चय निर्माण रूप हम किस प्रकार से लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप लिखने के पहले एक थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ। अभी तक केवल वो विद्यार्थी ही वीडियो देख रहे हैं जिन्हें वास्तविकता में वास्तव रूप में स्टडी करनी है, क्योंकि जिन्हें स्टडी नहीं करनी है वो वीडियो को बंद करके अपनी गेम्स में और अपनी अदर लाइफ में बिजी हो चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स होती हैं वो हमारे लिए प्रसन्नचित्त कर देती हैं, हमारे लिए और उत्साहित कर देती हैं, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की नई लहर जाग जाती है आप लोगों की कमेंट्स को पढ़कर, और उसके लिए फिर हम और अधिक प्रयास करते हैं आप लोगों को और बेटर तरीके से सिखाने के लिए। तो जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं, यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं, मतलब उनको स्टडी करनी ही है, तो आप अपनी स्टडी के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिए और मन लगा कर पढ़िए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आगे चलते हैं। इसका हमारे लिए क्या लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में 3, 6, 9 एंड 12 इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो जरा आप गौर से देखिए कि इन 4 जो आपको संख्याएं दी गई हैं इनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ये 3 का गुणज 6, फिर 3 ही का गुणज 9, फिर 3 ही का गुणज 12। कैसे प्राप्त होगा हमें ये? जरा देखिए, 3 में अगर 1 का गुणा करते हैं तो 3 में 2 का गुणा करते हैं तो 6, 3 में 3 का गुणा करते हैं तो 9, 3 में 4 का गुणा करते हैं तो 12। जरा देखेंगे अब हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। इसके अवयव को हम लेते हैं x, कि इसका अवयव x है, x उनके अवयवों को डिनोट कर रहा है। अब जरा देखें x किस प्रकार होगा, कॉलन लगा के लिखेंगे कि जो x है वो होता है 3 × n, क्योंकि 3 के गुणज मिल रहे हैं हमें तो 3 तो आएगा, उसमें अपन क्या करते हैं n से गुणा करते हैं। और n क्या है? एक यहां पर जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या होगा, यहां पर देखिए जो n है वो हमें कब तक चाहिए है? 3 चौके 12, n की वैल्यू केवल हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए और 4 चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? जो n है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल है और 4 से लेसर और इक्वल है। मतलब यहां पे अपन n को बांध देंगे, उसको बाउंड्रीज दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 2, 4, तो ये तो मल्टीपल इसका। 8 ये भी मल्टीपल है, लेकिन क्या ये कंजुगेटिव मतलब क्रमागत है? नहीं, 2, 4, 6 नहीं है, मतलब इस रूप में नहीं लिख सकते। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? अगर 2 के ऊपर 1 की पावर लगाएं तो 2 आता है, 2 के ऊपर 2 की पावर लगाएं तो 4 आता है, 2 के ऊपर 3 की पावर लगाएं तो 8 आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो बेस है यानी 2 है
वो तो हर बार एक सा ही है, बदलता है केवल पावर। तो देखिए अपन कैसे लिखेंगे, जो बदलता है x इज इक्वल टू, बेटा जो नहीं बदलता यानी बेस नहीं बदल रहा तो 2 का 2 लिख दो। बदल रही है पावर तो उसको आप सपोज करेंगे n, और यहां पर बता देंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो n जो है एक नेचुरल नंबर है। और अब यहां पर देखिए कहां तक की पावर चाहिए, 2 रेज़ टू दी पावर 5, मतलब 5 तक की घात में 32 आ जाता है। 2 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे फिर से बाउंड्री जो n की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल है और 5 से इक्वल एंड लेसर है। जरा देखिए ये आ गए अपन। ये क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, सेम ऊपर के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 4 6 इन्फिनिटी तक चल रहा है ये तो। अच्छा 2 4 6 8 10 12 ये हैं क्या, ये धनात्मक विषम संख्याएं हैं। तो हम इसे क्या लिख देंगे, x कॉलन लगा के x सच दैट x इस प्रकार है कि x एक धनात्मक, अच्छा 2 से स्टार्ट हुआ है तो यहां पर ऐसा लिखिए, एक प्राकृत, मतलब इसमें अब 0 नहीं आएगा, प्राकृत। अब इसमें ऋणात्मक संख्या भी नहीं आएंगी, x एक प्राकृत सम संख्या है। तो ये पूरी तरह से उसकी व्याख्या हमारा सेंटेंस कर देता है। ओके, मैंने प्राकृत क्यों लिखा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक नंबर नहीं है। मैंने प्राकृत एक कारण और है, पूर्ण क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। चलिए जरा इसे देखिए आप गौर से, ये क्या हो रहा है यहाँ पे 1 4 9 100, मतलब 1 के ऊपर 1 की पावर, 2 के ऊपर 2 की पावर, 3 के ऊपर 2 की पावर, 1 के ऊपर 2 की पावर, तो 1 2 जा 2, सॉरी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। एक नंबर है, नंबर नीचे के नंबर बदल रहे हैं, पावर सेम है। तो समझ गए होंगे जो नीचे वाला नंबर उसे आप n सपोज करेंगे और पावर तो 2 की ही रहेगी। जरा देखिए एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं आप x से, और x किस प्रकार है, x इज इक्वल टू जो है तो यहां पे n स्क्वायर। ओके, क्योंकि पावर तो सबके ऊपर, बेटा जो चीज कांस्टेंट आती है उसे अपन एक अचर ही मानते हैं, मतलब संख्या के रूप में ही लिखते हैं, और जो चीज बदल रही है उसे आप n सपोज कर लीजिए। और जो यहाँ पे n है, n एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि n की वैल्यू हमें 1 से ही लेनी है। कहां तक लेनी है, 10 तक। ये 100 लिखा ना, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, और जो आपका n है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल रहेगा। सॉरी, ये यहां पे 2 सेकंड, यहां पे आप 1 लिखिएगा, क्योंकि जब नेचुरल नंबर है तो उसमें 0 नहीं आएगा, तो हर जगह आप 1 लिख लीजिएगा। तो 1 से ग्रेटर एंड इक्वल रहेगा, और कहां तक चलेगा, ये 10 तक चलेगा। ओके, जरा देखिए, तो ये हो गए आपके सारे के सारे आंसर। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं वो आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कीजिए, उनकी हैबिट लगाइए अच्छे से, और जो भी परेशानियां, जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कीजिए, हम उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ।